हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लकी एजुकेशन। माई सेल्फ जय सिंह चौधरी। और जैसे कि हमारा जो इंग्लिश का जो टॉपिक है, हम आज शुरुआत करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। और इसमें हम सबसे पहले लेते हैं इंग्लिश का टॉपिक एक्टिव टू पैसिव। व्हाट डू यू नो अबाउट द एक्टिव वॉइस? आई मीन टू, यानी आप एक्टिव वॉइस के बारे में क्या जानते हैं? नाउ वी शुड नो अबाउट एक्टिव वॉइस, यानी हमें सबसे पहले एक्टिव वॉइस के बारे में जानना चाहिए। एक्टिव वॉइस का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है कर्तरी वाच्य। इट मीन्स इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता जो है, कर्ता को मेन बताया जाता है, कर्ता की प्रधानता। कर्ता इसमें मेन होता है, अर्थात जिस वाक्य में हम कर्ता को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं या वर्ब से पहले हम कर्ता का यूज कर रहे हैं, कर्ता का यूज किया जा रहा है, वर्ब से पहले कर्ता काम में लिया जा रहा है, तो वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। जैसे राम ने धनुष तोड़ा, राम ने धनुष तोड़ा। अब यहाँ तोड़ने का काम राम के द्वारा किया गया है, तो यहाँ प्राथमिकता राम को मिल रही है। ये वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस कहलाएगा। और यदि इसी वाक्य को बोला जाए यानी पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस का वर्ड मीनिंग जो होता है वो होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य जिसको कहते हैं जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, इसमें कर्म की प्राथमिकता ज़्यादा बताई जाती है, ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है, ऑब्जेक्ट की कर्म की प्रधानता। अर्थात जिस वाक्य में कर्म को प्रधान बताया जा रहा हो, कर्म की प्राथमिकता बताई जा रही हो, कर्म को बताया जा रहा हो, तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं धनुष राम के द्वारा तोड़ा गया। काम तो वही तोड़ने का हो रहा है, यहाँ प्राथमिकता बताई जा रही थी राम की। इसमें राम ने धनुष तोड़ा, या राम की प्राथमिकता बताई जा रही थी, राम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था, और यहाँ धनुष राम के द्वारा तोड़ा गया। अब यहाँ धनुष की प्राथमिकता बताई जा रही है। I mean to say, when we give a priority of the object, the sentence is called passive voice। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता बताई जाती है, कर्म की प्राथमिकता बताई जा रही हो, कर्म को मेन बताया जा रहा हो, वहाँ पर हमारी क्या होती है? पैसिव वॉइस होता है। इसमें ऑब्जेक्ट को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, और जिसमें सब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो वाक्य है इसको हम एक्टिव टू पैसिव में चेंज करेंगे। एक्टिव टू पैसिव में चेंज करने के लिए हमें यह ध्यान रखना है कुछ बातों को, जो हम जनरल बातें में पहले आपको बता रहा हूँ। इसमें पहले एक बात सबसे पहले हम लेते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस का मतलब ये है कि हमारे जो वाक्य होते हैं, वाक्य का प्रकार, जिसको टाइप्स ऑफ सेंटेंस कहते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले हम लेते हैं एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो देखिए। एसर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। एसर्टिव सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट की प्राथमिकता, इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले यूज किया जाता है, वो हमारा होता है एसर्टिव सेंटेंस। इसमें 2 प्रकार के वाक्य इन्वॉल्व किए जाते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, इसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस। और दूसरा इसमें होता है नेगेटिव सेंटेंस। सेकंड टाइप होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें भी क्या होता है, इन सब में सब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है। सब्जेक्ट पहले लिख दिया, साथ में सेकंड टाइप होती है हमारी, जो होता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है वो हमें देखना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप होता है स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, यानी जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हैं वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। नाउ सेकंड टाइप
सेकंड टाइप होता है WH वर्ड। WH वर्ड से शुरू होने वाले, WH वर्ड से जो इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं उनमें क्या होता है, आपको एक बात पर विशेष गौर करना है। मैं यहाँ इन बातों को समझा रहा हूँ आपके लिए। वो क्यों कि यदि हमारा वाक्य एक्टिव सिंपल है तो पैसिव भी आपको सिंपल बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। वी कैन नॉट चेंज द टाइप ऑफ सेंटेंस। इफ यू आर गिवन द सिंपल सेंटेंस यू कैन चेंज और यू शुड चेंज द सिंपल सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। आपको यदि सेंटेंस नेगेटिव दिया जाता है तो आपको नेगेटिव में ही चेंज करना है, इस बात का ध्यान रखें। और यदि हमें इंटरोगेटिव दिया गया है, इंटरोगेटिव है और वो भी किससे, हेल्पिंग वर्ब से है, तो ये हेल्पिंग वर्ब से ही इंटरोगेटिव होगा, हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। और ये WH वर्ड से दिया जाता है तो उसी WH वर्ड से शुरू किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। तो WH वर्ड से जिस प्रकार का होगा उस प्रकार से आपको लिखना होगा। नाउ नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप का जो होता है हमारा वो होता है नाउ थर्ड टाइप सेंटेंस होता है हमारा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको यदि दिया जाता है तो पैसिव भी आपको इम्पेरेटिव में ही चेंज करना है, इम्पेरेटिव में ही बनाना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमें वाक्य एक्टिव वाक्य दिया गया है सिंपल का और आप इसको इंटरोगेटिव में चेंज कर दें, या इंटरोगेटिव का दिया जाए उसको सिंपल में चेंज कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। यदि हमें एक्टिव वाक्य सिंपल है तो पैसिव भी सिंपल आएगा, एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव आएगा, एक्टिव इंटरोगेटिव है तो पैसिव भी इंटरोगेटिव है, एक्टिव इम्पेरेटिव है तो पैसिव भी इम्पेरेटिव होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो नाउ वी स्टार्ट द रूल्स। अब यहाँ पर हम रूल्स लेते हैं। रूल्स में क्या है, मैं आपको मात्र तीन नियम बताऊंगा और 3 नियमों को आप थोड़ा सा ध्यान देना जिससे हमारा एक्टिव टू पैसिव जल्दी से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं एक्टिव सेंटेंस के लिए हम साधारण वाक्य का फॉर्मूला लिखते हैं ABSF। ABSF का मतलब होता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस फार्मूला, वो भी सिंपल का। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिल सकती है, नहीं मिल सकती, इस वजह से मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। प्लस हेल्पिंग वर्ब मिले चाहे नहीं मिले परंतु आपको मेन वर्ब मिलेगी, और मेन वर्ब के बाद में आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट के बाद में ETC फुल स्टॉप। हमें क्या करना है, सबसे पहला नियम समझा रहा हूँ आपको कि जब आप इस प्रकार के वाक्य को, यानी जब एक्टिव को आप पैसिव में चेंज करते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहला नियम है मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर लाओ, इस पर ले आएंगे हम यहाँ, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस पर ले जाओ। इन दोनों का इंटरचेंज कर लिया हमने, उसको इसकी जगह पर, इसको उसकी जगह पर। अब जो जिस जगह पर जाएगा, सपोज हम इसको यहाँ लाए, यहाँ आ गया ऑब्जेक्ट, परंतु ऑब्जेक्ट फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, ये सब्जेक्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। अर्थात हमें इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। आप कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वो देखिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, एक साइड में हम लिखते हैं सब्जेक्ट और एक साइड में लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। आपको यदि इनमें से मिलता है तो आप चेंज कर लेना, अदरवाइज आप चेंज मत करना। यहाँ पर हमें मिला मान लो ऑब्जेक्ट प्लेस पर, ये हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है, इस जगह पर हमें मी मिला, मी को हम चेंज करें, मी को यहाँ ले जाएं तो मी का आई हो जाएगा, मी का आई कर देंगे। और सपोज इस जगह पे आई मिला, उसको इधर ला रहे हैं तो आई का मी कर देंगे, इसका हमें ध्यान रखना है। इसके बाद मान लो आपको यहाँ मिलता है अस को लेकर के आप यहाँ गए, अस का आप चेंज कर देंगे वी। इसके बाद मान लो आपको हिम मिला तो हिम का कर देंगे आप ही, हर मिलता है तो हर का कर देंगे सी, और देम मिलता है, देम का हो जाएगा ते। इस बात का हमें ध्यान रखना है।
तो आप लोग इसका विशेष गौर करें कि यदि आपको इन पांचों में से कोई मिलता है तो आप उसको चेंज कर देना। ऑब्जेक्ट प्लेस पर मिलता है, ऑब्जेक्ट प्लेस से हम सब्जेक्ट प्लेस पर लाते हैं तो सब्जेक्ट लिख देंगे, और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर ले जाते हैं तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले, और मान लो आपको ये पांच हैं, इन पांचों को छोड़ करके और कोई भी मिल रहा है तो आप उसको एज इट लिख देना। इन्हीं को चेंज करना है आपको। यदि ये मिल रहे हैं तो ठीक, नहीं मिल रहे हैं तो क्या होगा, आपको एज इट लिख देना है। प्लस इसको आप लिखने के बाद अब क्या करना है, यदि हमें हेल्पिंग वर्ब दी जाती है तो इसके नंबर के अकॉर्डिंग, इसका नंबर सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर, प्लूरल है तो प्लूरल नंबर, ये हमें लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसके नंबर के अकॉर्डिंग लिखनी है। इसके बाद अब आता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? रूल नंबर फर्स्ट है मुख्य क्रिया, ये जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया के तुरंत बाद, मुख्य क्रिया के तुरंत बाद आए हुए कर्म को कर्ता के स्थान पर, कर्ता के स्थान पर कर्ता के रूप में, कर्ता के रूप में, और कर्ता को कर्म के स्थान पर, कर्म के स्थान पर या वाक्य के अंत में, परंतु समयवाची शब्दों से पहले, अधिकांशतः बाई प्रीपोजिशन से कर्म के रूप में जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे देखिए, हम इसको यहाँ लाए, इसको हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, कर्ता के स्थान पर कर्ता के रूप में, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस पे लिख दो, वाक्य के अंत में लिख दो। परंतु ये देखना है कि वाक्य के अंत में हमारे टाइम एडवर्बियल तो नहीं है, जैसे टुडे है, टुमारो है, यस्टरडे है, लास्ट ईयर है, लास्ट वीक है, ऐसा कोई वर्ड यदि आ रहा है तो हमें क्या करना है, उसको लास्ट में ही रखना है, उससे पहले लेंगे। ये लिख दिया मैंने, जैसे कर्ता के स्थान पर या वाक्य के अंत में, परंतु समयवाची शब्दों से पहले, अधिकांशतः से पहले, अधिकांशतः बाई प्रीपोजिशन से कर्म के रूप में जोड़ते हैं। इन्हें बदलने के लिए निम्न को ध्यान रखें। निम्न को ध्यान रखें मतलब इसको ध्यान रखें। इन्हें छोड़कर अन्य कुछ भी दिया गया हो उसे ज्यों के त्यों लिखते हैं।
अर्थात चाहे वो सब्जेक्ट प्लेस पे हो चाहे ऑब्जेक्ट प्लेस पे हो, कहीं पर भी हो उससे हम जो कहते हुए लिख देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, एज इट लिखा जाएगा। चाहे आप वहाँ से यहाँ ला रहे हैं, यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। ये फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया है। ये फर्स्ट रूल में इसका विशेष ध्यान रखना है, इनको हमें इंटरचेंज करना है और इनकी फॉर्म बदलनी है। यदि आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म दी गई है तो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म को सब्जेक्टिव फॉर्म बदलने के लिए इनको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस पे ले जा रहे हैं तो सब्जेक्टिव फॉर्म से ऑब्जेक्टिव फॉर्म बदलनी है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा आपको जो नियम है हमारा फर्स्ट रूल है। और फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल ये हमने आपको बताया। इसके बाद अब हम आते हैं रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड पर क्या है? रूल नंबर सेकंड में हमें ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जब हम इसका बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे, तो हमें बी फॉर्म लगानी होगी। बी फॉर्म का मतलब है, यानी पैसिव का मतलब है बी प्लस एम बी थर्ड। ये पैसिव का दूसरा नाम समझ लो। आप चाहे भले ही सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, पैसिव बन जाएगा, परंतु विदाउट बी फॉर्म और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के हम पैसिव नहीं बना सकते हैं। ये सेकंड रूल है। ये सेकंड रूल आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। और किस प्रकार से ध्यान रखना है सेकंड रूल? पहले तो हमें ये ध्यान देना है ये बी फॉर्म होती कितनी है। बी फॉर्म है टोटल आपकी 8। इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग और बीन, इसके बाद बी। ये 8 हैं, इनमें से एक का होना जरूरी है। यदि आपने इनमें से एक नहीं लगाई तो आपका एक्टिव टू पैसिव गलत हो जाएगा। सबसे पहले ये 3 हैं, इनकी एक जैसी शर्त है, एक जैसे नियम हैं। अंतर है तो सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल नंबर का है। एक वचन आ रहा है तो उसके लिए हम एज लगाएंगे, बहुवचन है तो आर लगाएंगे, आई आ रहा तो एम लगाएंगे। इन दोनों की सेम नियम है, सेम शर्त है इनकी, सिर्फ अंतर नंबर का है। ये इसका नियम, इसकी शर्त अलग है, इसकी शर्त अलग है। केवल ये 7 रूप हैं जो शर्त के अकॉर्डिंग लगते हैं। इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यदि वो पूरी हो रही हैं तो ये इनका यूज़ किया जाएगा, अदरवाइज इनका यूज़ नहीं किया जाएगा। बाकी जितने बच जाते हैं सब में इसको यूज किया जाता है, बी को यूज किया जाता है। इनकी शर्त और इनके नियम क्या हैं उनको देखो। सबसे पहली बात, यदि आपको ये जो सेंटेंस दिया गया है, एक्टिव सेंटेंस दिया गया है, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, उसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वो होना चाहिए। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं डू और डज, और डू डज जब यूज हो रहा है तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और जहाँ पर आपको डू डज यूज नहीं हो रहा है वहाँ पर होती है, या तो होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही यस। तो यदि दिया हुआ वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हमें जो बी फॉर्म है, इस जगह पर जो बी फॉर्म यूज होगी वो इज एम आर में से एक यूज होगी। इस बात का ध्यान रखना है, इज एम आर में से एक का यूज किया जाएगा। और सपोज दिया हुआ वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य एक्टिव, तो हमें ये ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट के लिए बाजवर जो हैं वो आपके बी फॉर्म का काम करेंगे। इस जगह पर बाजवर का यूज किया जाएगा। यदि आपको दिया हुआ वाक्य हमारा किसका है, दिया हुआ वाक्य कंटिन्यूअस का है। कंटिन्यूअस में भी एक बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है कि 3 कंटिन्यूअस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इनमें से 2 कंटिन्यूअस की बनती है, एक की नहीं बनती। फ्यूचर कंटिन्यूअस की एक्टिव टू पैसिव चेंज नहीं होती है, केवल 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। आपको ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दे रखा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही रहेगा, बट उसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के साथ और मेन वर्ब से पहले बीइंग यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब के तो बाद, इस जगह पे हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर,
और मेन वर्ब में होती है आईएनजी। यदि आपको ऐसे दिया गया है तो एजेएमआर में से एक यहाँ आएगा, इस जगह पर बीइंग यूज किया जाएगा। आईएनजी मेन वर्ब में से निकल करके बीइंग में आ गई, इस वजह से ये रह जाएगी फर्स्ट फॉर्म। और ये जो वाक्य है हमारा, ये तीनों ये बी फॉर्म में बीन, ये तीनों प्रकार के परफेक्ट टेंस में यूज की जाएगी, चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे आपका पास्ट परफेक्ट हो, चाहे आपका फ्यूचर परफेक्ट हो, कोई सा परफेक्ट हो, सब में ये बीन लगाया जाएगा। तो ये तो होती है इनकी शर्त के अकॉर्डिंग इनका यूज किया जाता है। बाकी जितने प्रकार के जो रह गए सब में यही चलेगा, बी लगाया जाएगा, बी का यूज किया जाएगा। तो देखिए अब हम सेकेंड जो रूल्स है उसको हम समझते हैं दूसरे प्रकार से। देखिए सेकेंड रूल जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, सेकेंड रूल्स जो बी फॉर्म मैंने आपको बताई, बी फॉर्म है हमारी 8 और कौन कौन सी हैं वो देखिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन और एक है हमारा बी। अभी मैं इनको दूसरे हिसाब से समझाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनका यूज एक उसमें करेंगे। अब देखिए सपोज इस जगह पर ये हेल्पिंग वर्ब प्लेस है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको डू या डज मिल गए। डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिलते हैं तो इन्हें हटा देते हैं, इन्हें हटा देते हैं। इन्हें हटा करके क्या लगाते हैं, इज, एम, आर में से एक लगाया जाएगा। जहाँ पर आपको डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिले, मान लो यहाँ मिल रहे हैं तो यहाँ हटा करके यहाँ बी फॉर्म अपने आप ये आ जाएगा, इज, एम, आर में से एक। इंटरोगेटिव में पहले मिले तो पहले आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। पर डू डज हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिलने चाहिए। सपोज हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिली, हमें देखनी है क्या, मेन वर्ब। मेन वर्ब की आ गई फर्स्ट फॉर्म आ गई है, या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आ गया है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में एस या एस है, अर्थात जब यहाँ मेन वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। यहाँ कौन आएगा, यहाँ बी फॉर्म आएगी। ये बी फॉर्म इस जगह पर आ जाएगी। बी फॉर्म आने के बाद इस जगह पे बी फॉर्म आ जाएगी, अर्थात जब आएगी यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लग रहा है तो हम इज, एम, आर में से एक का यूज इस जगह पर कर देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको मिल रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज मिले, डू डज को हटा करके आप इज, एम, आर लगा दो। पर ये गौर करना है इस बात पर, किस बात पर, कि डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही होने चाहिए। तो क्या डू डज और किसी रूप में भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। हम इनको मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। मेन वर्ब के रूप में कब होंगे ये उसको भी बताऊंगा, पहले मैं आपको डिड बता देता हूँ। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड मिल गया, ये हेल्पिंग वर्ब प्लेस है, ये हेल्पिंग वर्ब प्लेस में आपको डिड मिल रहा है तो इसे हटाकर वॉज वर्ब में से एक लगाते हैं। डेड होगा तो इसे डेड होगा, हटा करके वॉज वर्ब में से एक का यूज कर दिया जाएगा। अब देखो इन तीनों को ध्यान से सुनो, डू या डज या डेड ये कब तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं और कब मेन वर्ब होते हैं, जब इनका यूज सब्जेक्ट के बाद किया गया है। इनका यूज सब्जेक्ट के बाद किया जाए, सब्जेक्ट के बाद होने पर इनके साथ में नॉट लग रहा हो, चाहे ये नॉट लग रहा हो चाहे ये नट वाला नॉट लग रहा हो, इनमें से कोई सा भी नॉट लग रहा हो इसमें से, तो ये आपको ध्यान रखना है ये हेल्पिंग वर्ब होंगे। और ये सब्जेक्ट के बाद में आ रहे हैं, इनके साथ ये लग रहा है तो इन्हें हटा करके हम डू डज को हटा के इज, एम, आर लगा देंगे, डेड को हटा के वॉज वर्ब में से एक लगा देंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले आएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब होंगे, इनको हटा करके वो इज, एम, आर, इसको हटा के वो वॉज वर्ब, ये हमें ध्यान रखना है। बाकी सब्जेक्ट के बाद यदि ये यूज हो रहे हैं और इनके साथ नॉट नहीं आ रहा है तो ये ध्यान रखना आप लोग क्या कि ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फिर ये खुद मेन वर्ब हैं, इनका यूज मेन वर्ब के रूप में होता है।
मान लो हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिली, हमने देखी क्या मेन वर्ब, मेन वर्ब की हमें मिल रही है सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली, तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे हम वॉज वर्ब का। जहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखी जानी थी वहाँ वॉज वर्ब लिखा जाएगा। इसके बाद आगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यदि यह वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस का होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब प्लेस पे होगा, प्लस उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी, आईएनजी के बाद में फिर यहाँ क्या है, ये हमें इज एम आर में से एक यहाँ मिला तो इज एम आर में से एक यहाँ लिखना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है तो इस जगह पर हमें इज एम आर के साथ बीइंग जोड़ना है, और ये जो मेन वर्ब आईएनजी है वो बीइंग में आ गई, ये रह गई फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद मान लो इज एम आर ना मिल करके आपको मिला हुआ है वाज वर्ब, वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एम भी फर्स्ट में आईएनजी मिल रही है तो भी हम बी का रूप बीइंग लगाएंगे, बी का रूप बीइंग लगाएंगे। ये ध्यान रखना है इन दोनों कंडीशन पर ये बीइंग यूज होगा। पर इस बात का भी ध्यान रखना, आपको इज एम आर में से एक मिल रहा है तो यहाँ इज एम आर में से एक आएगा, वाज वर्ब में से एक मिल रहा है तो वाज वर्ब में से एक आएगा। कहीं आप चेंज मत कर देना कि कहीं आप नरेशन की तरह चेंज कर दें, इज एम आर को वाज वर्ब में चेंज कर देते हैं, ऐसा नहीं। हमें ये ध्यान रखना है कि यदि इज एम आर में से एक आ रहा है तो इज एम आर में से एक रहेगा, वाज वर्ब में से एक आ रहा है तो वाज वर्ब में से एक आएगा। इसके साथ बी का रूप बीइंग लगाया जाएगा। बी का रूप बीइंग जब ही लगेगा जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी, यदि आईएनजी नहीं है तो ये नहीं आएगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। प्लस अगला, सपोज ये वाक्य आपको एक्टिव वाक्य परफेक्ट टेंस का है, परफेक्ट टेंस का दिया गया है। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज़ या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट हैजर में से एक यहाँ मिला तो हैजर में से एक यहाँ आएगा, हैजर के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी फॉर्म बीन लगाई जाएगी, बीन BEEN ये लगाई जाएगी। हैजर में से एक है तो हैजर में से एक यहाँ रहेगा, वो भी इसके वचन के अनुसार, सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा। बीन दोनों के साथ यूज होगा, पर उसकी भी शर्त क्या है, हैजर के साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। यदि हैजर के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है तो बीन नहीं आएगा, ये उसके लिए कंपलसरी है। और मान लो आपको हेल्पिंग वर्ब प्लेस पर डिड मिला, डिड के साथ आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो भी हम बीन का ही यूज करेंगे। हेड को एज इट लिख देंगे, हेड और थर्ड फॉर्म के बीच में बीन आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। हेड सिंगुलर प्लूरल सेम होता है। इसके बाद अगला आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और शैल हैव, विल हैव शैल हैव हूँ, या कोई भी मॉडल है, मॉडल के साथ में हैव लग रहा है, जैसे मे हैव, कैन हैव, ये इनके साथ यूज हो रहे हैं और इनके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि यदि विल हैव आ रहा है तो विल हैव ही लिखा जाएगा, शैल हैव आ रहा है तो शैल हैव लिख दो, कैन हैव आ रहा है तो कैन हैव लिख दो, मे हैव आ रहा है तो मे हैव लिख दो, इनको चेंज मत करना। ये कोई इनका नंबर से, आपका जेंडर से, उससे कोई मतलब नहीं होता है, ये सिंगुलर प्लूरल के साथ सेम यूज होते हैं, इस वजह से इनके साथ बीन लगा देंगे। तो ये मैंने आपको 7 रूप बताए हैं जिनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं 7 के, ये तो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी होगी तो यूज होंगे, अदरवाइज ये यूज नहीं होंगे। इसके बाद अगला आता है हमारा, ठीक, नाउ नेक्स्ट जो हमारा बी फॉर्म आती है वो क्या आती है, उसको देखिए आप। यदि आपको सिंगल मॉडल दिया जाता है, इसके साथ हैव नहीं हो, जैसे विल, शैल, कैन, मे, शुड, वुड, शुड वुड कुड, शुड वुड कुड, माइट, मस्ट, आउट टू, ये ETC मॉडल हैं और इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जा रही है, तो इसके साथ हम बी फॉर्म बी यूज करेंगे। और जितने प्रकार के हमारे और वाक्य रह जाएंगे सब में इसी का यूज किया जाएगा।
जैसे आपका इम्पेरेटिव है, जैसे आपके साइक्रिया +2 वाले हैं, जैसे आप बी प्लस गोइंग टू वाले हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनके साथ सभी के साथ में इसी का यूज किया जाएगा। और विशेष रूप से अब हमें ध्यान देना है किस बात का कि अगला नियम थर्ड नियम ये है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि पैसिव वाक्य में मेन वर्ब की केवल और केवल थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना। यदि आपको यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो थर्ड फॉर्म, SAES है तो थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म, ING लग रहा है तो थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो थर्ड फॉर्म लगा दी जाएगी। ऑलरेडी थर्ड फॉर्म कब मिल सकती है? जहाँ पर हमें बीन का यूज करना होगा। जहाँ पर बीन का यूज किया जाए वहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म मिल सकती है। प्लस इसके बाद बाई से सब्जेक्ट किसके रूप में? वही ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट प्लेस पे आ गया, ऑब्जेक्ट प्लेस पे लिखो या वाक्य के अंत में लिखो। तो ये आपको मैंने नियम बताए। एक बार थोड़ा सा नियम सरसर नज़र से हल्का सा हम रिवाइज कर देते हैं। पहला नियम बताया था आपको ये वाला कि सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पे ले जाओ, सब्जेक्ट के रूप में लिख दो। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस पे लाओ, ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दो। ये मैंने आपको बता दिए, ये 5 हैं। यदि इन्हें छोड़ करके कुछ भी आ रहा है तो उसे एज इट लिखा जाएगा। इसके बाद बी फॉर्म जैसे मैंने बताया आपको 8, यानी आपको 8 बी फॉर्म हैं। इनमें से एक का होना अनिवार्य है। इसके बाद नियम नंबर थर्ड नियम है हमारा मेन वर्ब की केवल और केवल थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। तो ये हमने आपको आज आपको डिस्कस किए हैं रूल्स। इसके बारे में हम आपको कल यानी अगले वीडियो में आपको ये दिखाएंगे कि इनके हम प्रैक्टिस किस प्रकार से करेंगे, एग्जाम पर कैसे सॉल्व किए जाएंगे, कैसे नहीं किए जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।